बर्फ जैसी गोरी चमड़ी, नाचती हुई विलो की तरह कोमल भौहें, ताजे आड़ू जैसे गुलाबी गाल, नाजुक घास के तिनके जैसी काया और सबसे शुद्ध झरने से भी ज्यादा साफ आंखें। बस यही कुछ शब्द थे जिससे उसकी सुंदरता का जिक्र किया जा सकता था, लेकिन फिर भी यह सब उसकी खूबसूरती के आगे फीके पड़ जाते थे। मुरोंगशू अब सबके सामने आ चुकी थी और जैसे ही उसने कदम रखा, वहां मौजूद हर एक इंसान उसके रूप को देखकर स्तब्ध रह गया। वो वाकई सदर्नलैंड की सबसे सुंदर लड़की कहलाने लायक है। हमेशा तड़पता हुआ बाइली जिंग्यू अपना सारा दर्द भूल गया और उस परी को देखकर जिस रूप में वो आई थी एकदम हक्का बक्का होकर घूरने लगा। मुरोंगशू के चेहरे पर ठंडा भाव था। उसने उसकी नब्ज टटोली और अपने भीतर से मुलायम और गर्म युआन क्वी उसके शरीर में भेजा। लेकिन जो बात उसने महसूस की वो खुद उसके लिए भी एक झटका था और वो एकदम से सिहर उठी। ये आखिर है क्या चीज? मिस वैसे वो कैसे हैं? जोइर घबराकर दौड़ी बाइली जिंग्यू को देख रही थी, जो उसकी आंखों के सामने ही धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा था। मुरोंगशू की आंखों में गंभीरता थी। वो सिर हिलाते हुए बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसका शरीर अजीब है। उसके अंदर कुछ काला सा है जो उसे भीतर से खा रहा है, यहां तक कि मेरी युआन क्यूआई को भी। मुझे नहीं पता वो क्या है, पर जरूर बहुत खतरनाक है। बाकी सब डर के मारे सिर हिलाने लगे। सब उसे देख रहे थे, सोच रहे थे कि मुरोंगशू अब उसे कैसे बचाएगी। ये लड़की सिर्फ एक हद से ज्यादा खूबसूरत चेहरा नहीं थी, उसे लोग इमॉर्टल हीलर के नाम से भी जानते थे और ऐसा यूं ही नहीं था। अरे तुम कर क्या रहे हो? जोइर की चिल्लाहट ने सबका ध्यान खींचा। बाइली जिंग्यू जो कि पूरी तरह काला हो रहा था, उसकी आंखें मुरोंगशू की हर खूबसूरत बात को पिए जा रही थीं और उसने पूरा जोर लगाकर उसका मुलायम हाथ छूने की कोशिश की, जैसे उसकी जान उसी में अटकी हो। उसकी ललक सबके सामने थी। मिस मुरोंग, आप तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। सबके चेहरे एक साथ फड़क उठे। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती और ऐसा विकृत आदमी तो बिल्कुल नहीं बदलेगा। मौत सामने खड़ी है, फिर भी इसे लड़कियों से छेड़खानी की फुर्सत है। मुरोंगशू का चेहरा और ज्यादा सख्त हो गया। उसने मुट्ठियां भींच लीं, दांत पीस लिए। उसका मन तो कर रहा था कि एक तमाचा उसके मुंह पर दे मारे, लेकिन उसकी हालत देखकर खुद को रोक लिया। ऐसे लड़कों को वो पहले भी देख चुकी थी, जिनके लिए बस लड़कियों से छेड़खानी करना ही सब कुछ होता है। लेकिन बाइली जिंग्यू के मामले में उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसका हाथ जो मुरोंगशू की नरम त्वचा की तरफ बढ़ा था, वहीं पर सख्त होकर जम गया। उसकी आंखों की वासना तो अभी भी जिंदा थी, लेकिन उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। उसके अंदर की आखिरी सांस भी उस अंधेरे में समा गई। वो इंसान नहीं रहा, अब वो एक काले पत्थर में बदल चुका था, ठीक वैसा जैसा पास पड़ा वो डीमन स्पिरिट स्टोन। सबके होश उड़ गए। एक बिल्कुल तंदुरुस्त आदमी यूं ही एक पत्थर में बदल जाए, ये कैसे मुमकिन था? और उसकी मौत इतनी अजीब थी कि वहां मौजूद हर किसी की रीढ़ में सेहरन दौड़ गई। मिस म्यूरोंग, ये क्या हुआ? वू जियांगताओ झुककर बोला। मुरोंगशू ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। इतने सालों में मैंने हर किस्म की बीमारी देखी है, लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं। ये जहर जैसा है, लेकिन असल में जहर नहीं है। ये ज्यादा डेमोनिक कल्टीवेटर की शाप या पैरासाइट जैसा है, लेकिन वो भी पूरी सच्चाई नहीं है। मैं समझा नहीं पा रही। फिर अचानक शहर के बीचों बीच से सैकड़ों आदमी धड़धड़ाते हुए वहां पहुंचे। सबसे आगे जो आदमी था, उसे देखकर भीड़ में से आहें निकलने लगीं। प्राइम मिनिस्टर, आप इतने दूर गोल्डबो सिटी में? कहाँ है वो निकम्मा बाइली जिंग्यू? मैंने सरकारी रास्ते से हजारों मील का सफर तय किया है और यहाँ आने पर सुनता हूँ कि वो मेहमानों का स्वागत कर रहा है। हुम्फ, वो है कहाँ? मेरा उससे पुराना हिसाब बाकी है। बेली जिंगवेई का चेहरा गुस्से से लाल था। उसे किसी की परवाह नहीं थी। जैसे ही उसने ये कहा, सबकी नज़र जमीन पर पड़े उस अजीब आकार के काले पत्थर पर गई। बेली जिंगवेई ने सबकी निगाहें फॉलो की और बस एक नज़र में समझ गया। फिर ठहाका मारकर बोला, इस निकम्मे को ऐसी ही मौत मिलनी चाहिए थी। किस्मत अच्छी थी जो इतना आसान मरा, नहीं तो मैं इसे ऐसा रुलाता कि जिंदगी भर याद रखता। प्राइम मिनिस्टर, क्या आप कहना चाहते हैं कि आपको इस सब के बारे में पता है? वो जंगताओ कुछ भी नहीं जानता था, पर अब वो अपने सिर झुकाकर डरते डरते बोल पड़ा। हमने अपनी आंखों से देखा कि सिटी लॉर्ड की अचानक मौत हो गई। क्या कुछ गड़बड़ हो रही है? बाइली जिंगवे ने एक भौं उठाई और तंज कसते हुए बोला, ओल्ड वू, तुम अब सामने आ ही गए हो। तुम्हारी कंपनी को सच में नहीं पता कि उसकी मौत कैसे हुई। प्राइम मिनिस्टर, आप क्या कहना चाहते हैं? वू जियांगताओ डर के मारे कांप गया। ये वही बाइली जिंगवे था जो हमेशा हुनर की कदर करता था, लेकिन अब उसके भीतर का तूफान किसी को भी डुबा सकता था। लग रहा था जैसे वो बुरी तरह नाराज है और उसका सारा गुस्सा इन्हीं पर है। लेकिन खुद वो और उसके लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिससे प्राइम मिनिस्टर इतना आग बबूला हो गया। बाइली जिंगवे को उसकी बेवकूफ़ी देखकर समझ आ गया कि ये दीवार से बात कर रहा है। उसने कहा, ओल्ड वू, तुम्हें वाकई नहीं पता कि सिरीन शोर्स ट्रेडिंग ने क्या गुल खिलाया है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि पूछ सकूं कि ये डीमन स्पिरिट स्टोन्स आए कहाँ से। अच्छा सा जवाब दो, वरना। डीमन स्पिरिट स्टोन?
वू जांगताओ और वू रांजे सिहर गए, फिर एक साथ बोले, प्राइम मिनिस्टर, क्या आप कह रहे हैं कि ये डीमन स्पिरिट स्टोन? बेली जिंगवेई ने हाथ झटका और बोला, मुझे नहीं पता ये पत्थर कहाँ से खोद कर लाए गए, लेकिन बेली जिंगयू जैसे नीच आदमी के साथ मिलकर तुम लोगों ने इन्हें राजधानी के अफसरों तक पहुंचा दिया। जानते हो इसका नतीजा क्या हुआ? 3 दिन के भीतर ही इन खास पत्थरों का इस्तेमाल करने वाले 1/3 राजकुमार और जनरल काले होकर सख्त हो गए और मर गए। मरते वक्त तक उन्हें यह भी नहीं पता चला कि हुआ क्या। एम्पायर की जड़ें ही हिल गईं। सोचो, इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? कहाँ से लाए थे ये पत्थर? सरीन शोर्स ट्रेडिंग के सभी लोग चौंक उठे। उन्होंने जमीन पर पड़े डीमन स्पिरिट स्टोन की तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई मौत का फंदा हो। यही छोटी सी चीज एम्पायर के आधे से ज्यादा अफसरों को खत्म कर चुकी थी। ये तो तबाही है। वू क्लैन की बर्बादी तय थी। हजारों साल से चल रही सरीन शोर्स ट्रेडिंग बस एक दिन में खत्म हो गई। वो जांगताओ का चेहरा फक पड़ गया, वो कांपने लगा और मुंह से खून निकल पड़ा। अब तो जैसे उसमें कोई जान ही नहीं बची थी। प्राइम मिनिस्टर, हमारी कंपनी ने डीमन स्पिरिट स्टोन बेचे हैं, लेकिन उन्हें बनाया हमने नहीं। वो हमें एक क्लाइंट से मिले थे, हमें भी नहीं पता कि वो कहाँ से लाया। वू रांजे ने झुककर सफाई देने की कोशिश की। बेली जिंगवे ने मुंह बिचकाया। क्लाइंट? कौन? उसका नाम बताओ, वो कौन है, कहाँ से आया, सब कुछ बोलो। वू रांजे का चेहरा गिर गया। प्राइम मिनिस्टर, आप तो जानते हैं हमारी कंपनी का तरीका कैसा है। जब तक क्लाइंट खुद न बताए हम उनसे कुछ नहीं पूछते। बस इतना पता है कि वो वेस्टर्न लैंड जाना चाहता था और कमर्शियल लाइन से सफ़र कर रहा था। साथ में एक बेहोश बच्चा भी था। क्या एक बच्चा? अब तक बेली जिंगवे के चेहरे पर जो गुस्सा था वो अब हैरानी में बदल चुका था। कैसा बच्चा? उम्र क्या थी? दोनों का हुलिया कैसा था? वू रेंज ने झुककर कहा, प्राइम मिनिस्टर, बच्चा कोई 8 साल का था, बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल था और हमेशा बेहोश रहता था। जो आदमी उसके साथ था वो दुबला पतला था, लेकिन बहुत ही चालाक और मोल भाव में माहिर था। मैंने कितनी भी कोशिश की, उससे एक शब्द भी नहीं उगलवा पाया। नामुमकिन, वो मरा नहीं? ये कैसे? बेली जिंगवे कांप उठा और अविश्वास से बोला, उसे तो ड्रैगन क्लीविंग सोर्ड किंग के हाथों चूर चूर हो जाना चाहिए था, तो अब तक जिंदा कैसे है? मिस, क्या ये वही गुयेफान नहीं था जिसे हमने बचाया था? ज्योएर, चुप रहो, ये हमारा मामला नहीं है। ज्योएर तो ये सब सुनकर फुसफुसा ही गई थी, लेकिन मिस ने उसे तुरंत टोका। पर बेली जिंगवे के कान बहुत तेज थे और उसने सुन लिया। तुम मिले थे उनसे? उसका नाम गुयेफान है? कब? 3 दिन पहले हमने बर्फ से एक आदमी और एक बच्चे को बचाया था। बड़े वाले ने खुद को गुयेफान बताया। जब उसने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ध्यान से उसे देख रहे हैं तो मुरोंग शू ने सब साफ साफ कह दिया। बेली जिंगवे का चेहरा बुझ गया, उसकी आंखों में गहराई से चौंकाहट थी। गुयेफान, तुम तो जैसे कोई पीछा न छोड़ने वाली आत्मा बन गए हो। क्या प्राइम मिनिस्टर उन्हें जानते हैं? वू रांजे अब जाकर बेली जिंगवे के चेहरे की हताशा देखकर चौंक पड़ा। बेली जिंगवे की आंखें सिकुड़ गईं और दांत भींचकर बोला, जानता ही नहीं, उस हरामी ने तो मेरी बेइज्जती भी की थी। मैं तो यही समझा था कि मैंने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया, लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया है। गुयेफान, ये भी तुम्हारी एक चाल थी स्वॉर्ड स्टार एम्पायर को बर्बाद करने की। लेकिन अब मजा आएगा, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। 1/3 अधिकारी मरे तो क्या, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए, सब कुछ फिर से बना दूंगा। और तुमने सोरिंग स्वॉर्ड चुरा ली तो क्या? पेट्रियार्क बाहर आ चुके हैं और 9 स्वॉर्ड किंग्स एकत्र हो चुके हैं। वो तलवार जल्द ही वापस आ जाएगी। एक रेडियंट स्टेज का अकेला लड़का मेरा क्या बिगाड़ लेगा? गुयेफान। सभी ने बेली जिंगवे की गर्जना सुनी और अब सच्चाई जान गए। वो न सिर्फ उन्हें जानता है, बल्कि दोनों जानी दुश्मन है। पर भला ऐसा कौन हो सकता है जो हमारे तेज तर्रार प्राइम मिनिस्टर को यूं हिलाकर रख दे? कुछ तो खास बात होगी उसमें जो बेली जिंगवे जैसे शख्स के बराबर खड़ा है। मुरोंग जुए के मुंह से आश्चर्य की सांस निकल गई। मिस, हमें क्या पता था कि जिन लोगों को हमने बचाया वो इतने अहम निकलेंगे? बेली जिंगवे जैसे नामी शख्स तक परेशान है उससे। सिर्फ परेशान नहीं, बल्कि डरे हुए हैं। मुरोंग जुए ने गहरी सांस ली। ब्रदर हमेशा कहते थे कि बेली जिंगवे अनसंग स्वॉर्ड किंग हैं और उनकी ताकत किसी से कम नहीं। पर आज जिस तरह एक इंसान की वजह से वो अपना आपा खो बैठे हैं, साफ दिखता है कि गुयेफान साधारण नहीं है। ज्योएर हंस पड़ी। इसका मतलब हमने 3 दिन पहले सही बंदे को बचाया था? दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। अगर हमने बेली जिंगवे के जानी दुश्मन को बचाया है तो वो प्राइम मिनिस्टर का ध्यान भटकाएगा और हमारी चारों लैंड की अलायंस की योजना कामयाब होगी। जब लौटें तो ये बात क्लैन हेड को जरूर बताना और बदले में कुछ लेना। ही तुम्हें लगता है ये कोई उपलब्धि है? अगर दोबारा मौका मिले तो मैं उसे कभी न बचाती, मुरोंग जुए ने दुखी होकर कहा। ज्योएर सकपका गई। मिस, आप तो हमेशा कहती हैं कि एक जान बचाना सबसे बड़ा पुण्य है, फिर अब क्यों? हाँ, हर जान की कीमत होती है, लेकिन अगर किसी डेविल जैसी आत्मा को बचाया जाए तो उससे पूरी दुनिया बर्बादी की तरफ जाती है।
मुरोंगजुए ने गहरी सांस ली और बेली जिंग्यू की काली लाश की तरफ दर्द भरी नजरों से देखा। वो बेहद चालाक और क्रूर है। कौन जाने उसने और कितने अत्याचार किए होंगे, और ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं बस ये दुआ कर सकती हूँ कि अब भी उसमें थोड़ी इंसानियत बाकी हो और वो सही राह पर लौट आए। मुरोंगजुए की बात सुनकर झुए एर ने मुरोंगजुए और लाश की तरफ देखा और फुसफुसाई, पर वो तो हमारा दुश्मन था, वहीं पड़ा है मरा हुआ। कोई भी हो, हर जीवन अनमोल होता है। किसी को भी इस तरह की दर्दनाक मौत नहीं मिलनी चाहिए। ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। चाहे जो भी हो, बुराई तो बुराई ही है और डेविल तो डेविल ही होता है। वो चाहे कहीं भी खड़ा हो, वो कभी हमारा नहीं हो सकता। मुरोंगजुए ने सिर झटका और अपनी आंतरिक भावना को फिर से दृढ़ किया। झुई एर ने सिर हिलाया। समझ गई मिस, अगली बार अगर वो सामने आया तो मैं ही उसे खत्म कर दूंगी आपके लिए। मुरोंगजुए हंसती और सिर हिला दिया। जिस तरह से बेली जिंगवेई एक रेडियंट स्टेज के कल्टीवेटर को लेकर इतना गंभीर है, उससे साफ दिखता है कि वो कितना खतरनाक है। फिर भी एक लड़की सोचती है कि वो उसे हरा देगी। अपनी बेइज्जती से बचना है तो चुप ही रहो। प्राइम मिनिस्टर बेली, चूंकि आप उसे जानते हैं तो कृपया उसे तुरंत पकड़िए। मेरी कंपनी चारों लैंड में फैली हुई है, हम हर संभव मदद करेंगे। बेली जिंगवेई की आंखों में घृणा देखकर वू रांजे ने झुककर बात रखी। लेकिन बेली जिंगवेई इतनी बड़ी आफत को यूं ही जाने देने वाला नहीं था। बेली जिंगवेई ने एक बेरहम मुस्कान के साथ कहा, एल्डेस्ट यंग मास्टर वू, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं जो मोल भाव करता फिरूं। तुम मदद करोगे? तुम्हारी सेरीन शोर्स ट्रेडिंग की ताकत कितनी है ये तुम जानते हो। जो अब भी राज कर रहे हैं उनसे डर नहीं लगता। और फिर मैं सेंट्रल एरिया में उसे पकड़ नहीं सका तो तुम क्या किसी और हिस्से में उसे पकड़ लोगे? और सबसे बड़ी बात, मैं तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा करूं जब तुम्हारी ही कमर्शियल लाइन से वो भाग निकला? प्राइम मिनिस्टर, यकीन मानिए मेरी कंपनी। बस करो रांजे, वो जियांगताओ ने उसे डांटा, उसकी हड़बड़ी पर विराम लगाते हुए। वो जियांगताओ की आंखें चमकी और दांत भींचते हुए कहा, रांजे अब चुप रहो। प्राइम मिनिस्टर ने साफ कह दिया, वो व्यापारी नहीं है, सीधे फैसले लेते हैं। गु येफान कहाँ है ये पता नहीं। एम्पायर के आधे बड़े अधिकारी मारे जा चुके हैं और सारा देश हिल चुका है, तो अब किसी को दोषी ठहराना जरूरी है। मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर हमारी कंपनी और बेली जिंग्यू को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। हा, ओल्ड वू, तुम्हारी समझ अब भी तेज है, सब कुछ भांप लिया। बेली जिंगवे ताली बजाता हुआ बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने जानबूझकर किया या नहीं, पर जब से ये सब शुरू हुआ तुम इसमें शामिल हो, और जब इतनी बड़ी मुसीबत हो चुकी है तो इसकी कीमत तो देनी ही होगी। यही मेरी राजनीति की ताकत है, जहां सही गलत से ज्यादा जरूरी होता है एक उपयुक्त जवाब हिज मेजेस्टी और पेट्रियार्क को देने के लिए। वो जियांगताओ का चेहरा कांप गया और उसने गहरी सांस ली। तो प्राइम मिनिस्टर बेली, आप मानते हैं कि यह कीमत इतनी बड़ी है कि मेरी जान से पूरी नहीं होगी? तुम्हारी एक जान आधे एम्पायर के अधिकारियों के लिए काफी है क्या? बेली जिंगवेई ने उसकी ओर ठंडी नजर डालते हुए कहा, ओल्ड वू, एम्पायर तुम्हारे योगदान के लिए आभारी है, माइनस तुमने पांचों लैंड को जोड़ने में सदियों लगाए। पर अब इस गंभीर मामले के बाद सेंट्रल एरिया में सेरीन शोर्स ट्रेडिंग की कोई जरूरत नहीं रही। वो जियांगताओ इस बात का भार महसूस करते हुए कांप उठा, आंखें बंद कर लीं। बाकी व्यापारी बेली जिंगवेई को गुस्से से घूरने लगे। बेली जिंगवेई के पीछे खड़े सभी जेनेसिस एक्सपर्ट अपनी रक्त पिपासु ऊर्जा छोड़ने लगे। वो रांजे घबराते हुए गिड़गिड़ाया, प्राइम मिनिस्टर बेली, हम बात करके सुलझा सकते हैं। रांजे। वो जियांगताओ की गरज उठी और उसने अपने समझदार बेटे को एक गर्म मुस्कान दी। रांजे, मैं हमेशा कहता था कि व्यापार और राजनीति को मिलाना नहीं चाहिए, लेकिन कभी पूरा नहीं बताया। दौलत किसी हद तक ही साथ देती है, हर चीज की एक सीमा होती है और हर कोई कभी न कभी बेकार हो जाता है। व्यापार ऊंचों के साथ फलता है और उन्हीं के साथ ढहता भी है। प्राइम मिनिस्टर ने हम पर इतना कठोर निर्णय इसलिए लिया क्योंकि अब उन्हें लगता है कि हम किसी काम के नहीं रहे। मतलब साफ है, माइनस अब पांचों लैंड को अपने अधीन करने की तैयारी शुरू हो चुकी है और हमारी कंपनी जो इन्हें जोड़ती थी अब गैर जरूरी हो चुकी है। बेली जिंगवेई ने क्रूर मुस्कान के साथ कहा, ओल्ड वू, तुम्हारी दूरदृष्टि तो काबिले तारीफ है। हाँ, पेट्रियार्क बाहर आ चुके हैं, 9 स्वॉर्ड किंग साथ हैं, अब बाकी चारों लैंड से लड़ना कोई बड़ी बात नहीं। जब पूरी दुनिया एक झंडे तले होगी तो फिर बिचौलियों की जरूरत ही क्या रहेगी? ये घटना तो बस एक बहाना बनी, वरना सेरीन शोर्स ट्रेडिंग को हटाया जाना पहले से तय था। प्राइम मिनिस्टर बेली, आप एक भयानक राजनीतिज्ञ हैं। लोग कहते हैं व्यापारी अपने धन से चिपके रहते हैं, पर राजनीतिज्ञ, वो तो बेहया और चालाक होते हैं, कभी सच्ची दोस्ती के लायक नहीं। वो जियांगताओ ने मुस्कुराते हुए लंबी सांस ली। पर प्राइम मिनिस्टर, आपको लगता है कि मेरी कंपनी इतनी आसानी से हट जाएगी? हाँ। रांजे, मैं हमेशा कहता था कि तुम्हारा भाई जल्दी गुस्सा करता है, लेकिन अब बारी मेरी है। गार्ड्स, तैयार हो जाओ। अब हमारी कंपनी आखिरी दम तक लड़ेगी, चाहे हम सब मर जाएं, लेकिन इन्हें भी साथ लेकर जाएंगे। हुक्म मान्य है सर। सभी ने झुककर जवाब दिया और अपनी शक्ति छोड़ दी और दुश्मनों पर टूट पड़े।
बैली जिंगवेई ने ठंडी मुस्कान के साथ उंगली हिलाई और पीछे खड़े जेनेसिस गार्ड्स को इशारा कर दिया। मुझे पता था तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे ओल्ड मैन। तभी तो इंपीरियल गार्ड्स को बुलाया था। हा हा हा। धड़ाम। आ। आसमान गूंज उठा विस्फोटों और चीखों से जब दोनों तरफ के एक्सपर्ट एक दूसरे को मिटाने के लिए भिड़ गए। सेरिन शोर्स ट्रेडिंग के पास भी ताकतवर गार्ड्स थे, लेकिन क्या वो इंपीरियल गार्ड्स का सामना कर सकते थे? जल्द ही कैजुअल्टीज इतनी बढ़ गईं कि जमीन पर चीखें गूंजने लगीं। वो रांझे घबराया। डैड, हम ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे, चलिए पीछे हटते हैं। और भागें तो कहाँ? कोई जगह बची है क्या? वो जांगताओ ने निराशा से सिर हिलाया। आंख फड़कते हुए वो रांझे ने अपने पिता की ओर देखा। प्राइम मिनिस्टर बाइली जिंगवे से लड़ने का क्या मतलब है? हम बस अपनी मौत को जल्दी बुला रहे हैं। पिता, ये आप जैसे नहीं लगते। हाँ, मैं जैसा पहले था वैसा नहीं हूं, पर यह तुम्हारे भाई जैसा जरूर है। वो जियांगताओ मुस्कुराया। भले ही मैंने तुम्हारे भाई पर गुस्सा निकाला हो, उसे डांटा हो, पर मैं उसे कभी उसके स्वभाव के लिए नफरत नहीं कर पाया। मैं तो उसे बदलने से भी हिचकिचाता था। वो रांझे कांप गया और हैरानी से अपने पिता को देखने लगा। हल्की सी हंसी के साथ वो जांगताओ ने लंबी सांस ली। हम सबने जवानी में कभी न कभी ज्यादा जोश दिखाया है, पर जब जिंदगी की सच्चाई देखी तो धीरे धीरे वो जोश ठंडा पड़ गया और चालाकी में बदल गया। दुनिया ने मुझे बदल दिया ताकि मैं टिक सकूं, और मैंने तुम्हें भी बदल डाला ताकि हमारे क्लैन को कोई मुसीबत न हो। लेकिन तुम्हारा भाई हमेशा गड़बड़ करता रहता है, जो मुझे मेरी पुरानी जवानी की याद दिला देता है। अब जब ये चालाकी हमें बचा नहीं पा रही, तो क्यों न एक बार फिर अपनी असली फितरत पर लौट चलें, उस बेपरवाह युवक की तरह। शायद इस तरह हम रेंडोंग के लिए थोड़ा वक्त खरीद पाएं। वक्त खरीदें? हमारी रगों में व्यापारी का खून दौड़ता है और बैली जिंगवेई हमें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन रेंडोंग, शायद उसकी बेपरवाही उसे बचा ले। बैली जिंगवे शायद उसे नजरअंदाज कर दे। गहरी सांस लेकर फिर छोड़ते हुए वो जांगताओ ने आंखें मूंद ली। मैंने हमेशा ख्वाब देखा था कि मेरे 2 बेटे हों, एक काबिल जो मेरे व्यापार को संभाले और एक ऐसा जो खतरनाक समय में सबकी नज़र से बचकर क्लान को आगे ले जाए। जैसे कीड़े टफ नहीं होते, पर बच निकलते हैं क्योंकि कोई उन पर ध्यान नहीं देता। रेंडोंग को जिंदगी जीने दो, हमारे हिस्से की भी। ये उसका पिता और भाई होने के नाते हमारा फर्ज है। वैसे भी अब हम कहीं भाग तो सकते नहीं। वो रांझ को जैसे बिजली सी लगी और उसने भी गहरी सांस ली। हाँ, मैंने कभी उसके लिए कुछ नहीं किया, अब कम से कम उसे जिंदा रखने की कोशिश कर सकता हूँ। उम्मीद है वो आज बच जाए। वो जांगताओ ने गहरा सिर हिलाया। इस पल में पिता और पुत्र अब पैसे के लिए नहीं लड़ रहे थे। उनकी आंखों में एक सुकून था, भले ही उनके सामने अपने ही लोगों की लाशें और खून से भीगा मैदान पड़ा था। क्योंकि अब उन्हें डर नहीं था, बल्कि एक वजह मिल गई थी लड़ने की। मुरोंग शू ने धीरे से सांस छोड़ी। लोग इतने अनजान क्यों होते हैं? जिंदगी की कीमत बस तब समझ में आती है जब वो हाथ से निकल रही हो। सेरिन शोर्स ट्रेडिंग के तहखाने में एक आदमी अकेला कुर्सी पर बैठा था, चारों ओर ढेरों बैरियर और आंखें बोझिल। अजीब है, उसने ऐसा कहा तो मतलब क्या था? वो रेंडोंग अभी भी सोच में डूबा था। धड़ाम। एक जोरदार आवाज ने उसे झकझोर दिया। देखा कि एक बूढ़ा आदमी खून से लथपथ अंदर गिर पड़ा। वो रेंडोंग चौंक गया। एल्डर यू, ये क्या? सेकंड यंग मास्टर, कुछ मत पूछो, बस भागो। एल्डर ने एक इशारा किया और बैरियर्स खुल गए। उसने रेंडोंग का हाथ पकड़ा और भागने लगा। वो रेंडोंग घबरा गया। एल्डर यू, हुआ क्या है आखिर? सेकंड यंग मास्टर, बाइली जिंगवे अपने आदमियों के साथ हमें खत्म करने आया है। वो क्लान को एक एक कर मारा जा रहा है। ये कैसे हो गया? सब उस डीमन स्पिरिट स्टोन की वजह से। मुझे डर है कि चेयरमैन और एल्डेस्ट यंग मास्टर। अब एल्डर की आवाज धीरे धीरे भर आई। वो रेंडोंग को जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। दिमाग में बस वो शैतानी शब्द गूंज रहे थे, बाद में पछताना न पड़े। उसी ने हमें बर्बाद किया। वो रेंडोंग की नजरें सख्त हो गईं। वो बस एल्डर यू के सहारे भाग रहा था। धड़ाम। दीवार टूट गई जब वे बाहर पहुंचे, और जो देखा वो था नर्क। चीखें खून के छींटे आसमान चीर रहे थे। हजारों लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। हर पल मौत किसी न किसी की जान ले रही थी। वो रेंडोंग जड़ हो गया। एल्डर यू ने जोर से उसे झकझोरा और उस कमर्शियल लाइन की ओर इशारा किया जो अभी भी खुला था। जुओ फैन के लिए, सेकंड यंग मास्टर, टेलीपोर्टेशन अरे का इस्तेमाल करो और भाग जाओ। तुम्हारे जाते ही मैं उसे बंद कर दूंगा। एल्डर यू, मैं नहीं जा सकता। मैं फादर और ब्रदर को आपको छोड़कर नहीं जा सकता। मैं अकेला कैसे जीऊं? सेकंड यंग मास्टर, जिद मत करो, मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ करता हूं। एल्डर यू ने दांत भींचे और वो रेंडोंग को लेकर उड़ चला। रास्ते में 2 जेनेसिस स्टेज एक्सपर्ट मिले, पर एल्डर यू ने अपनी जान दांव पर लगाकर उन्हें रोका और खुद बुरी तरह जख्मी हुआ। अपनी जान की परवाह किए बिना वो रेंडोंग को टेलीपोर्टेशन अरे तक ले गया और वू क्लान का विशेष चिन्ह बनाकर उसे सक्रिय किया। एक गूंज और गरज के साथ अरे के केंद्र में काली सी सुरंग खुली जिसमें धुंधली आकृति दिख रही थी। एल्डर यू ने वो रेंडोंग को जोर से धकेला। सेकंड यंग मास्टर, जाओ। नहीं एल्डर यू, हम सब चलेंगे। वो रेंडोंग ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया।
एल्डर ने संतोष भरी मुस्कान दी, पर तभी कई लोग वहां पहुंच गए। देखो, कोई भागने की कोशिश कर रहा है, रोको उन्हें। सड़े हुए बूढ़े, वो लड़का कौन है? इतनी आसानी से नहीं भाग पाओगे। प्राइम मिनिस्टर के आदेश हैं, किसी को जिंदा मत छोड़ो। चीखें खून की प्यासी थीं, वे झपट पड़े। एल्डर यू ने युआन की से वू रंडोंग को जोर से पोर्टल में फेंका। एल्डर यू! वू रंडोंग चिल्लाया जब एल्डर की आकृति छोटी होती गई, और एल्डर मुस्कुराकर बोला, सेकेंड यंग मास्टर, तुम एल्डेस्ट यंग मास्टर जैसे योग्य नहीं, पर हम बूढ़ों को तुम्हारा स्वभाव बहुत पसंद था। तुम हमें हमारी जवानी की याद दिलाते थे। चेयरमैन ने भी कभी तुमसे नफरत नहीं की। कृपया उन्हें गलत मत समझना। तुम वू क्लान की आखिरी उम्मीद हो, तुम्हें जिंदा रहना है। रोको उन्हें, वो भाग रहे हैं। हमलावर तेजी से आए और एल्डर यू की मुस्कान फीकी पड़ गई। होठों से खून बहने लगा, पर वो हंस पड़ा। हा हा हा, तुम लोग मेरे यंग मास्टर को कभी नहीं पकड़ पाओगे। उसके शरीर से तरंगे उठने लगीं और हमलावर समझ गए क्या होने वाला है, वो खुद को उड़ा देगा। धड़ाम! एल्डर यू पहले ही फट चुका था। धूल का तूफान हर ओर छा गया। हमलावर खून थूकते हुए दूर जा गिरे। जब तक वो उठे और धूल हटी, कमर्शियल लाइन टूट चुकी थी। अब उनका पीछा करना असंभव था। शहर के गेट पर भी युद्ध खत्म होने के कगार पर था। वू क्लान के फाइटर्स में कुछ ही बचे थे, ज्यादातर मारे जा चुके थे या कैद कर लिए गए थे। पिता पुत्र भी बैली जिंगवेई के हाथ लग चुके थे। ताली बजाते हुए बाइली जिंगवे ने अपने आदमियों को देखा और वे सब इंपीरियल कैपिटल लौटने के लिए ऑफिशियल लाइन की ओर उड़ गए। बैली जिंगवेई, जो अब तक पूरे कत्लेआम का तमाशा देख रही, मुरोंग शू की ओर बढ़ा और मुस्कराया। नमस्ते मिस, मैं काम में इतना उलझ गया कि शिष्टाचार भूल गया। मैं तहेदिल से माफी मांगता हूं। कोई बात नहीं, मैं तो बस प्राइम मिनिस्टर बेली की कला देख रही थी, और कहना पड़ेगा कि नाम के काबिल हैं आप, मुरोंग शू ने ठंडी आवाज में कहा। बाइली जिंगवे हंस पड़ा और सिर हिलाया। हा हा हा, मिस को ताना मारने की जरूरत नहीं। मुझे यकीन है आपने मेरी बात सुन ली होगी। वो दिन दूर नहीं जब एम्पायर पूरे लैंड पर राज करेगा। आप अपने भाई से कहिए कि वो बेकार की जिद छोड़ दें। मैं कभी अपने भाई के कामों में दखल नहीं देती। प्राइम मिनिस्टर, आप जब चाहें उनसे बात कर सकते हैं। मुरोंग शू मुस्कुराई। बाइली जिंगवे कुछ पल रुका और फिर सिर हिलाया। जो हुआ उससे साफ था कि इंपीरियल कैपिटल के 1/3 अधिकारी अब मिट्टी चाट रहे थे। उसके पास मुरोंग लिए से मिलने का समय कहाँ था। मुरोंग शू की बात साफ इनकार थी, पर वो जरा भी नाराज नहीं हुआ, क्योंकि उसे इन महान एक्सपर्ट के स्वभाव की आदत थी। उन्हें मनाने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। मिस मुरोंग, आप गोल्डबो सिटी किस उद्देश्य से आई हैं? क्या मैं किसी तरह आपकी मदद कर सकता हूं? हा, मैं तो बस सरीन शोर्स ट्रेडिंग की कमर्शियल लाइन से सदरलैंड जाना चाहती थी, पर प्राइम मिनिस्टर ने उनके किसी आदमी को नहीं छोड़ा, तो लगता है अब पैदल ही जाना पड़ेगा। यह कैसे हो सकता है? इतना छोटा काम मर्चेंट्स को क्यों परेशान करे? मैं ऑफिशियल लाइन आपकी सेवा में देता हूं। बाइली जिंगवे ने लापरवाही से हाथ हिलाया। मुरोंग शू ने हल्की भौहें उठाईं और तिरस्कार से कहा, प्राइम मिनिस्टर बाइली, ये तो निजी और सरकारी कामों को मिलाना होगा, जो उचित नहीं। मिस की मदद करना पूरी तरह सरकारी है। अगर आपके भाई इसे सराहें और मुझसे मिले तो और भी अच्छा होगा, बैली जिंगवेई ने सीधी कमर के साथ कहा। मुरोंग शू मुस्कुराई। प्राइम मिनिस्टर को मेरे भाई से क्या खास बात करनी है? क्या ये समझाने कि जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती और लोग बस इस्तेमाल होने के लिए बने हैं? मिस, आप चलें। बैली जिंगवेई का चेहरा फड़क गया, अपनी ही बात से कट गया था। चेहरा उतर गया और नजरें सख्त हो गईं। मुरोंग शू ने उसकी ओर देखा तक नहीं और गाड़ी में बैठ गई। जुइर ने गाड़ी बाहर निकाल दी। एल्डर यू! बिजली की गरज और तेज तूफानी हवाओं के बीच वो रंडोंग धीरे धीरे उस पोर्टल में समा गया। कुछ देर बाद उसकी नजरों के सामने तेज रोशनी छाई और फिर जैसे ही वो बाहर आया, वो खुद को हरे भरे मैदान पर खड़ा पाया। पीछे मुड़कर देखा तो वो रोशनी भी गायब हो चुकी थी और पोर्टल भी बंद हो गया था। वो रंडोंग घबरा गया। उसने चिल्लाकर बाकी लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन अब उसके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। वो बस अपनी बेबसी पर चीखता रहा। उसका दिल गुस्से और दुख से भर गया। धप कदमों की आहट हुई और एक दुबला पतला आदमी उसके ठीक 10 कदम पीछे आकर रुका। उसकी पीठ पर एक बच्चा सो रहा था। सेकंड यंग मास्टर, सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जल्दी फिर से मुलाकात होगी। क्या बात है? हा। वो रंडोंग का सारा शरीर कांप उठा उस डरावनी और जानी पहचानी आवाज को सुनते ही। उसने धीरे से गर्दन घुमाई तो वही तीखी आंखें, वही चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखों में जलता हुआ गुस्सा था, वो खून का प्यासा लग रहा था। मुट्ठियां भींची हुई थीं, उंगलियों की चरमराहट साफ सुनाई दे रही थी। सेकंड यंग मास्टर, पिछले 3 दिन अच्छे बीते? जुओ फैन अभी भी गू संतों को पीठ पर उठाए हुए वो रंडोंग की तरफ से आ रही मौत की धमकी जैसी नजरों को नजरअंदाज करते हुए वही अपनी चमकती हुई और क्रूर मुस्कान के साथ बोला। वो रंडोंग का चेहरा फड़कने लगा, उसकी सांसें तेज हो गईं। वो दांत पीसते हुए बोला, तूने मेरा पूरा खानदान बर्बाद कर दिया, सबको मरवा दिया। क्या पक्का है? जुओ फैन की मुस्कान जरा भी कम नहीं हुई, उल्टा और ज्यादा चिढ़ाने वाली थी।
वो रंडोंग गुस्से से कांपते हुए बोला, एल्डर यू ने मुझे बचाते वक्त बताया कि तेरे उन घटिया पत्थरों की वजह से बाइली जिंगवे हमारी कंपनी को मिटाने आया। पापा और भाई कहाँ हैं पता नहीं, और ये सब तेरे कारण है। तूने मुझसे हजारों जिंदगियां छीनी हैं। वो जोर से चीखा और जुओ फैन की तरफ पूरी नफरत से झपट पड़ा, जैसे उसके सीने में बस एक ही तमन्ना बची थी, उसे मारकर अपना दर्द खत्म करने की। जुओ फैन किसी की इच्छा पर चलने वाला नहीं था। वो बस एक पल में साइड हुआ और फिर अपनी किले नाम से ऐसा प्रहार किया कि वू रंडोंग जमीन में 10 मीटर गहरे गड्ढे में जाकर धंसा। वू रंडोंग के मुंह से खून निकलने लगा। वो गड्ढे में बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे उसकी रीढ़ पर भारी बोझ रख दिया हो। वो उस काले टाम जो उसे वहीं दबाकर रखे हुए था। जुओ फैन ने उसे एक ठंडी नज़र से देखा और कहा, सेकंड यंग मास्टर, तू मुझे हरा नहीं सकता, इसलिए अपनी ताकत बचा। और वैसे भी क्या यही तो तू नहीं चाहता था? अब पछता रहा है क्या? बकवास बंद कर। मैंने कब कहा था कि मैं कंपनी को खत्म होते देखना चाहता था? वू रंडोंग ने गुस्से में चीखते हुए कहा, मगर फिर एकदम से रुक गया। उसका चेहरा जैसे जम गया हो। कुछ ऐसा याद आ गया जो उसे हिलाकर रख गया। जुओ फैन मुस्कुराया और अपना हाथ वापस खींच लिया, फिर सीधा खड़ा हो गया और बोला, अब याद आया? 3 दिन पहले उसी सराय में तूने कहा था कि कंपनी को तबाह देखना चाहता है। अब तो तुझे खुशी से नाचना चाहिए ना? हा, गुस्से में आकर कह दिया था। ये तो मतलब नहीं था कि मैं सच में चाहता था। वो रंडोंग ने पछतावे से जुओ फैन की ओर देखा। उसे क्या पता था कि ये आदमी उसकी बातों को सच मानेगा और उसमें दम भी रखता है उसे पूरा करने का। सिर्फ 3 दिन में वो कंपनी एम्पायर का निशाना बन गई और जलाकर राख हो गई। ये आदमी कौन है? कोई डेविल है क्या? अब उसके दिल में सिर्फ डर बचा था। वो रंडोंग ने जुओ फैन को डरते हुए देखा। जुओ फैन ने उसकी हालत भांप ली और हंसकर बोला, बच्चे, बोलने से पहले सोच लिया कर। गुस्से में कह दिया, मैं तो तेरी बातों को सीधा सीधा ले गया। तूने कहा था कंपनी को खत्म करना है, मैंने तेरी मुराद पूरी कर दी। मैंने तो कहा था बाद में पछताना मत, और अब देख ले खुद। नहीं, अब पछता रहा हूं। सर, मैं जानता हूं कि आप एक महान इंसान हैं। आप मेरे पापा और भाई को बचा सकते हैं। आपको बचाना ही होगा। मैं हाथ जोड़ता हूं। जुओ फैन की नज़रों से कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। वो रंडोंग और ज्यादा घबरा गया और गिड़गिड़ाता रहा। जुओ फैन ने सिर हिलाया, सेकंड यंग मास्टर, तू दुनिया की हर मुसीबत से भाग सकता है, लेकिन अपने किए पापों से नहीं। अगर सिर्फ मेरी वजह से कंपनी डूबी होती तो शायद बचा भी सकता, मगर चूंकि मैं वजह नहीं हूं और ये कंपनी का अपना पाप है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारा पाप? हाँ, पाप। जुओ फैन ने हल्की सी मुस्कान के साथ समझाया, सेकंड यंग मास्टर, क्या तू हमेशा से अपनी कंपनी की नीयत से चिढ़ा नहीं करता था? अब जरा सच्चाई सुन, जो तुझे और भी चुभेगी। 3 साल पहले तेरे दोस्त और उसकी बहन को तेरे पापा और भाई ने खुद बाइली जिंगयू के पास भेजा था। ऐसा नहीं था कि वो नीच आदमी अचानक उनकी बहन पर लट्टू हो गया था। वो रंडोंग चिल्लाया, नहीं, तू झूठ बोल रहा है। जुओ फैन मुस्कुराया, मेरे पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है। ये बात मैंने बाइली जिंगयू से पिछले 3 दिन में निकाली। तेरे पापा और भाई से तो कुछ निकलवाना मुश्किल था, लेकिन वो गधा तो खुद ही सब उगल गया। और तेरे पापा ने ये सब उसे खुश करने के लिए नहीं, बल्कि उस पर दबाव बनाने के लिए किया था। कंपनी ने दिखावे में झुककर, अंदर से ताकत छिपाकर हर हथकंडा अपनाया ताकि वो आगे बढ़ सके। वो तो हमारे गार्ड्स थे। पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो रंडोंग मानने को तैयार नहीं था, लेकिन जुओ फैन ने बात जारी रखी, व्यापारी दोस्ती नहीं, फायदा देखते हैं। उनके लिए सब कुछ तोल मोल के चलता है। 2 नौकरों को छोड़ देना और शहर के लॉर्ड पर कंट्रोल मिल जाना उनके लिए सौदा फायदे का था। जरा याद कर, उस घटना के पहले और बाद में बाइली जिंगयू का बर्ताव कैसा था। मैं तो बस तेरे बिजनेस लाइन का थोड़ा इस्तेमाल करना चाहता था, इसके लिए उस गधे की मंजूरी जरूरी नहीं थी। मगर तेरे पापा तो फिर भी उसी से मिलकर मुझे निचोड़ने का प्लान बना रहे थे। लालच ने आंखें बंद कर दी थीं। वो रंडोंग कांप उठा, मगर अब उसे पुराने वाकये याद आने लगे। सच में पहले बाइली जिंगयू बहुत घमंडी था, लेकिन उसके बाद तो फिर वो स्टोन तूने ही तो हमें दिया था ना। एक काली परछाई फैली और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। वो रंडोंग डर से चिल्लाया, डोमेन सोल हार्मनी। हाँ, यही है मेरा डोमेन। एक हल्की आवाज हुई और डोमेन फिर से उजाला हो गया। वो रंडोंग ने जुओ फैन को अपने सामने देखा। उसके आसपास हजारों काले पत्थर हवा में तैर रहे थे, इंसानों के आकार में। उनके चेहरे डर, दर्द और पीड़ा से भरे थे, और संख्या इतनी थी कि गिनती से बाहर। जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए पूछा, सेकंड यंग मास्टर, क्या लगता है ये क्या है? डीमन स्पिरिट स्टोन? वो रंडोंग ने घूरते हुए कहा। जुओ फैन ने सिर हिलाया, दुनिया में ऐसा कोई पत्थर नहीं है। किसी की कल्टीवेशन उसके खुद के परिश्रम पर होती है। दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है। ये सब इंसान है। इंसान? बिल्कुल। जुओ फैन ने सख्त चेहरे के साथ कहा, मैंने अपने इस खास डिवाइनिंग डोमेन से अनगिनत लोगों को मारा है और उन्हें ऐसे पत्थर में बदल दिया है। जिस स्टोन से तूने कल्टीवेशन में उछाल मारा, वो असल में किसी और का युआन क्यूआई था, मगर वो युआन क्यूआई मेरी स्पेशल डिमोनिक आर्ट से बना था।
मैं तो ठीक हूं उसे इस्तेमाल करके, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये जहर है। ये युआन क्यूआई शरीर में फैलता है और आखिर में यही हाल करता है। अब समझा तेरी कंपनी का नाश क्यों हुआ, क्योंकि उन पत्थरों के यूजर्स मरते गए। तो तूने ये सब हमारे साथ किया, तुमने खुद किया। वू रंडोंग ने आरोप लगाया, लेकिन झुओ फैन की आवाज़ और ऊंची हो गई। ये युआन क्वी स्टोन्स मैंने बनाए हैं और मैं जानता हूं इनका इस्तेमाल कैसे करना है, मगर मैं भी पागल नहीं हूं कि लालच में आकर इन्हें धड़ाधड़ खपा दूं, क्योंकि मुझे पता है लालच ही विनाश की जड़ है। दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है। इन पत्थरों को ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो कल्टीवेशन बिगड़ जाएगी, युआन क्वी अस्त व्यस्त हो जाएगा। मैंने इसलिए खुद को रोका, मगर तुम्हारी कंपनी, उसने बिना सोचे समझे इनका इस्तेमाल शुरू कर दिया। और अब देख लो, नतीजा सामने है, तबाही, मौत और बर्बादी। किसकी गलती है? दुनिया में सब कुछ संतुलित होता है। किसी एक चीज में ज्यादा आगे निकल जाओगे और बाकी सब छोड़ दोगे तो तबाही तय है। और एक बात और, वो रंडोंग जल्दी से बोला। झुओ फैन ने गहरी सांस ली। स्वॉर्ड स्टार एम्पायर तो कब से तुम्हारी कंपनी को रोकना चाहता था। आज जो हुआ वो बस एक बहाना था। अगर ये स्पिरिट स्टोन वाला मामला नहीं होता तो भी वो किसी न किसी दिन तुम्हारे खिलाफ चढ़ ही आता। फर्क सिर्फ इतना है कि आज ये अचानक हुआ और सामने वाली पार्टी भी तैयार नहीं थी, जिससे तुम्हारे पास बचने की थोड़ी सी उम्मीद बच गई। तुम्हें तो मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। वो रंडोंग चौंक गया। झो फैन ने डोमेन हटाने के बाद पोर्टल की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराकर कहा, सेकेंड यंग मास्टर, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से यहीं खड़ा होकर हर हलचल का इंतजार कर रहा हूँ। अगर एल्डेस्ट यंग मास्टर या तुम में से कोई आता तो ये साबित होता कि तुम्हारी कंपनी पर बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। और अगर 3 दिन तक कुछ न होता तो इसका मतलब होता कि तुम्हारी कंपनी अभी मरने की कगार पर ही पड़ी है। वो रैंडोंग की आंखें सिकुड़ गईं। मैं प्राइम मिनिस्टर बेली जिंगवेई की योजना पर नजर रख रहा हूं। झो फैन की आंखों में संकल्प चमका। असल में बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन एक जैसे होते हैं, सबका मकसद सिर्फ फायदा होता है। खासकर बेली जिंगवेई जैसे इंसान के लिए जो एम्पायर चला रहा है, वो पुराने हिसाब किताब और फेवर सब भुला देता है, सिर्फ इसलिए कि वो 5 लैंड को एक कर सके। अगर इस बार तुम्हारी कंपनी को नुकसान हुआ है तो वो किसी गलती की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम अब उसके काम के नहीं रहे। एक इतनी बड़ी कंपनी जो उसके आदेशों का पालन नहीं करती, उसे एक दिन अपने यूनिटी वाले मिशन के लिए साफ कर ही देना था। वो रैंडोंग का चेहरा सुन्न हो गया। वो सब कुछ समझने में वक्त ले रहा था। हमने तो हर लैंड से कनेक्शन बनाकर एम्पायर की मदद की थी। बिल्कुल सही। और देखो तो सही, उसने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद को कितनी आसानी से फेंक दिया। इससे साफ है कि उसे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। झो फैन ने वो रैंडोंग को हल्की मुस्कान दी। चलो एक शर्त लगाते हैं, कुछ ही दिनों में स्वॉर्ड स्टार एम्पायर की ताकत सेंट्रल एरिया से हटने लगेगी। मतलब वो बाकी लैंड पर हमला करेगा? बिल्कुल, नहीं तो बीच की कड़ी क्यों हटाता। तुम्हारी कंपनी हमेशा बहुत सावधानी बरतती रही ताकि बेली को कोई दुश्मनी का बहाना ना मिले। तो फिर लोग किसी ऐसे को क्यों मारते हैं जो उनका दुश्मन नहीं होता, जब वो उनके रास्ते में आता है? जो फैन ने सब कुछ जानने वाली हंसी में कहा। उसकी आंखों में सितारे चमक रहे थे। 5 लैंड के युद्ध में तुम्हारी कंपनी के हर जगह फैले कनेक्शन एम्पायर की कमजोरी बन गए थे, जिन्हें हटाना जरूरी था। लेकिन हत्या करने के लिए एक वजह होनी चाहिए, और देखो किस्मत ने उसे मौका दे दिया। जब किसी को दोषी ठहराना हो तो बस वक्त की बात होती है कि कब कोई बहाना मिल जाए। लेकिन तुम्हारे पक्ष में किस्मत थी। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि वो पूरी तरह सफाया नहीं कर पाया। यही वजह है कि मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे धन्यवाद दो। मैंने तुम्हारे लिए घाव पर लगी पट्टी खींच दी। हा हा हा। वो रैंडोंग वहीं खड़ा रह गया। अब धीरे धीरे उसकी समझ में सब कुछ आने लगा। अब मुझे उन सब मर्चेंट्स को बचाना होगा जो अभी तक मरे नहीं हैं। बिल्कुल सही, अब जाकर समझ में आया। झो फैन हंस पड़ा। वो रैंडोंग ने इधर उधर देखा। हम हैं कहाँ और मैं कंपनी से कैसे संपर्क करूं? हा हा हा। तुम्हारे पापा ने हमेशा तुम्हें बिजनेस से अलग रखा और तुमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि फैमिली बिजनेस चलता कैसे है। तुम कमर्शियल लाइन से आए थे, मतलब ये बस उसका एक और एग्जिट है। ये जगह वेस्टर्न लैंड और सेंट्रल एरिया के बॉर्डर पर है। वो रैंडोंग ने सिर हिलाया, फिर घबरा गया। कोई गार्ड हो, बाकी ब्रांचेस को अर्जेंट संदेश भेजना होगा। अरे भाई, आराम से बात करो, यहां कोई नहीं आने वाला। झो फैन ने मजाकिया लहजे में हाथ झटकते हुए कहा, तुमसे शांति से बात करने के लिए ही मैंने सबको भेज दिया था। मैं ही यहाँ 3 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो रैंडोंग चौंक गया। वो लोग तुम्हारी बात क्यों मानेंगे? अरे जब कोई कंपनी तुम्हें सबसे बड़ा और खास क्लाइंट समझती है तो बहुत कुछ मान लेती है। झो फैन ने एक सुनहरा कार्ड निकाला जो कंपनी का सबसे बड़ा और रिस्पेक्टेड सिंबल था। तुम्हारे ब्रदर ने ये मुझे दिया था। अफसोस अब कभी उन्हें देख नहीं पाऊंगा। वो रैंडोंग का दिल दुख से भर गया और वो सिर झुकाकर धीरे से सांस छोड़ता है। झो फैन ने उसे रोक लिया। रुको, क्या करने जा रहे हो? किसी को बुलाने और संदेश भेजने? क्या संदेश? क्या मतलब? भागने का और क्या? वो रैंडोंग ने जैसे स्पष्ट बात कह दी। झो फैन हंस पड़ा। बस 2-4 शब्दों से तुम अपनी कंपनी के हजारों साल की नींव डुबोने जा रहे हो। एक बार वो छिप गए, सब कुछ बिखर जाएगा। सब लोग कंपनी छोड़ के भागेंगे। फिर क्या करोगे?
फिर कैसे उन्हें दोबारा इकट्ठा करोगे? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे फादर और ब्रदर की मेहनत एक शब्द में बर्बाद हो जाए? या 3 दिन पहले किया अपना वादा भूल गए जिसमें तुमने कंपनी को संभालने की बात कही थी? वो रैंडोंग का पूरा शरीर कांप गया और वो गहरी सोच में डूब गया। सही तो है, मैं बहुत नायाब हूं, जल्दबाज और जिद्दी भी, जो खुद ही सब कुछ बदलना चाहता था। अब जब फादर और ब्रदर चले गए हैं, सारा जिम्मा मेरे सिर है। पर जैसे कोई बच्चा हो, उसे ये भी नहीं पता कि करना क्या है। उसका फैमिली बिजनेस जल्द ही 5 लैंड में खो जाएगा। उसके फादर और ब्रदर की मेहनत उसकी लीडरशिप में बर्बाद हो जाएगी। क्या वो सच में सब कुछ खत्म कर देगा? वो रैंडोंग ने पछतावे में अपना सिर पकड़ लिया। क्यों नहीं मैंने फादर के साथ मिलकर बिजनेस चलाना सीखा? तुम्हें एक मेंटर चाहिए जो रास्ता दिखा सके। वो रैंडोंग दुख से बाहर आया और झो फैन की सीधी सपाट एक्सप्रेशन को देखता रहा। उसने सांस भरी। एल्डर्स और वेनरेबल्स शायद अब तक मर चुके होंगे और मैं ब्रांचेज में किसी को ठीक से जानता भी नहीं। ऐसे में कौन मेरी मदद करेगा? वो रैंडोंग ने अभी बात खत्म भी नहीं की थी कि झो फैन बोल पड़ा। वो रैंडोंग चौंक गया। तुम? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, मैं कोऑपरेशन की बात कर रहा हूं। झो फैन ने ठंडी आंखों से उसे देखा। तुमने अपनी एम्बिशन दिखाई कि कंपनी को बदलकर खुद चलाना चाहते हो, और मैंने उसे सच कर दिखाया। तुमने ये सब मेरे फादर और ब्रदर को मार कर किया। मैं ये नहीं चाहता। वो रैंडोंग। झो फैन की गरजती आवाज ने उसके सारे शब्द दबा दिए। अब तुम बच्चे नहीं रहे। तुम्हें पता होना चाहिए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या तुम सोचते हो कि हजारों साल पुरानी कंपनी को सिर्फ अपने मन से बदल लोगे? इतिहास ने हमेशा दिखाया है, हर बदलाव खून से लिखा जाता है। जब तुमने बदलाव का फैसला लिया तभी तुम्हें इसकी कीमत चुकानी थी। अब जब तुम चेयरमैन की कुर्सी पर हो तो साहस दिखाओ। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। या तो कंपनी को अपने विजन के अनुसार चलाओ या फिर उसे बर्बाद कर दो और अपने फादर और ब्रदर की मेहनत को मिट्टी में मिला दो। वो रैंडोंग की आंखों में हलचल हुई। फिर वो धीरे से बोला, मैं कंपनी को फिर से ऊंचाई पर ले जाऊंगा और अपने पिता की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। लेकिन मुझे क्यों तुम्हारे साथ काम करना चाहिए? तुम्हारे आसपास रहकर तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी डेविल के साथ हूं। दिल कांपता है, हमेशा डर सा लगा रहता है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। तुम्हारी फीलिंग सही है क्योंकि मैं डेविल ही हूं। झो फैन ने हंसते हुए कहा, जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तब वो या तो भगवान को पुकारता है या डेविल को। भगवान तुम्हें सुरक्षा देता है लेकिन उसके बदले में तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ता है। और डेविल, वो तुम्हारा सब कुछ ले लेता है पर बदले में तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करता है। झो फैन की डरावनी मुस्कान से वो रैंडोंग असहज हो गया। तुम्हारी हालत भी अब टूटने जैसी ही है। तो बताओ किसे पुकारोगे, गॉड या डेविल? वो रैंडोंग की आंखें संकुचित हुईं। फिर उसने तय किया, मैं अपने फादर और ब्रदर की मौत को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। कंपनी खत्म नहीं हो सकती। मैं कभी भी एक आम जिंदगी जीने के लिए पीछे नहीं हट सकता। हमने स्वॉर्ड स्टार एम्पायर के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और मिला क्या? मैं बैली जिंगवेई और स्टार स्वॉर्ड एम्पायर से इसका हिसाब लूंगा। क्या तुम अपनी कंपनी लेकर मेरे लिए काम करोगे? क्या तुम वाकई कर सकोगे? मुझे बदला दिला सकोगे? वो बैली जिंगवेई और पूरा स्वॉर्ड स्टार एम्पायर है। मुझे बस समय दो, फिर देखना। झो फैन की आंखों में चमक आई। वो रैंडोंग ने दृढ़ता से सिर हिलाया और कहा, तो फिर आज मैं डेविल से सौदा करता हूं। दिखाओ कैसे तुम मेरे कंपनी के हजारों लोगों का बदला लोगे। चलो हाथ मिलाओ। झो फैन ने शैतानी मुस्कान के साथ हाथ आगे बढ़ाया। मैंने पहले ही कहा था, हमें बहुत करीब से काम करना होगा। किसे पता था इतना जल्दी हो जाएगा? हा। पलाक। वो रैंडोंग ने जोर से उसका हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में चमक थी। तो अब बताओ अगला कदम क्या होगा? तुम हर ब्रांच को एक संदेश भेजोगे। आज से सेरिन शोर्स ट्रेडिंग के सारे लोग अंधकार में चले जाएंगे, दुनिया की नजरों से गायब। सेरिन शोर्स ट्रेडिंग नाम की कोई कंपनी अब नहीं होगी। जब खतरा टल जाएगा तब हम नए रूप में बाहर आएंगे। वो रैंडोंग ने सोचा और सिर हिलाया। तो अब हम चुपचाप सब कुछ सहेंगे। एक सच्चा इंसान अपने बदले के लिए चाहे 10 साल भी इंतजार कर सकता है। उधर समुंदर के उस पार जहां घना कोहरा छाया था और लहरें जोर से किनारे से टकरा रही थीं, वहां कोहरे के बीच से एक भयानक जानवर की गर्जना गूंज रही थी। कोहरे में 2 विशाल आंखें चमक रही थीं जिनमें क्रूरता साफ झलक रही थी। एक अधेड़ उम्र का आदमी उस कोहरे के सामने खड़ा था। उसके कपड़े उड़ रहे थे और तलवार तैयार थी। वो गरज उठा, समुंदर के राक्षस, बहुत हुआ अब। तूने बहुत लोगों की जान ले ली, अब और नहीं। ये समुंदर सिर्फ तेरा नहीं है। आज मैं तुझसे लड़ूंगा और अगर जीत गया तो तू फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। कोहरे से गूंजती एक डरावनी हंसी आई। एक छोटा सा जेनेसिस स्टेज इंसान मुझसे लड़ेगा? हिम्मत है तो मेरे इलाके में आ, फिर मैं तुझे टुकड़ों में बांट दूंगा। हा। धड़ाम। आसमान फट पड़ा और वो इंसान उस कोहरे में कूद पड़ा जहां शुरू हुई एक बेरहम लड़ाई। हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक दुबला पतला आदमी 8 साल के बच्चे को पीठ पर उठाए चल रहा था। चारों ओर अलग अलग स्तर के गरजते बीस्ट घूम रहे थे, लेकिन कोई भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था।
जुओ फैन धीरे धीरे अपने कंधे पर गू संतोंग को लिए उस पहचानी हुई जंगल की राह पर चल रहा था, वॉल्टिंग कुनपेंग की गुफा की ओर। बाकी हर बार की तरह इस बार कोई 3 हेडेड क्रो उसे उठाकर नहीं ले गया। सारे स्पिरिचुअल बीस्ट जैसे किसी सख्त हुक्म में थे, एक किनारे खड़े उसे रास्ता दे रहे थे, लेकिन साथ ही उस घमंडी इंसान का मजाक भी उड़ा रहे थे जो अपने मास्टर के सामने अपनी गलती मानने चला आया है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, तमाम बीस्ट सामने आते गए, पर किसी ने भी उसे रास्ता दिखाना मुनासिब नहीं समझा। उस पूरे बीस्ट साम्राज्य में सबकी हंसी और तानों के बीच उसे अकेले चलना पड़ा। आखिर जुओ फैन की नज़र एक पहाड़ी चोटी और वॉल्टिंग कुनपेंग की जानी पहचानी गुफा पर पड़ी। एक भारी भरकम शरीर वाला आदमी गुफा से निकलते हुए हंस पड़ा। वॉल्टिंग कुनपेंग ठठाकर बोला, क्या बात है, जुओ फैन जैसे महान व्यक्ति को आज हमारी इस छोटी सी गुफा में क्या हवा उड़ा लाई। उसने गू संतोंग की तरफ देखा और फिर आंखें सिकोड़ते हुए बोला, ये क्या हुआ यंग सांजी को? मिलने पर तो हमेशा दौड़ता था, आज तो उसकी हालत ही खराब दिख रही है। क्या बात है, पीठ पर लटकने से शर्म आ रही है? हा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर यंग सांजी के डैड महान जुओ फैन बड़े ही गर्व से ये कहकर गए थे कि वो अपने बच्चे की हिफाजत कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, बस 2 साल में ही वही बच्चा मरने की हालत में मेरे पास वापस आ गया। क्या तुम मुझसे उसका अंतिम संस्कार करवाने आए हो? जुओ फैन ने भारी सांस ली। सीनियर कुनपेंग, मुझसे पहले बहुत बड़ी गलती हुई, आपका अपमान किया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यंग सांजी की जो हालत है वो मेरी लापरवाही की वजह से है। मैं असफल रहा, इसलिए आपके पास सहायता मांगने आया हूँ, ये उम्मीद लिए कि सेक्रेड बीस्ट की 5 शक्तियों में सीनियर का नाम शामिल है और आप मेरी मदद करेंगे। मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। कुनपेंग ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, जुओ फैन, जब तूने पुराने ड्रैगन से ड्रैगन ब्रेथ पिल ली थी तब तो बड़ा ऐंठा घूमता था, अब मेरी मदद मांगने आया है, लगता है अब तुझे अपनी औकात समझ में आ गई है। तो चलो घुटनों के बल आ जा, फिर सोचेंगे कुछ। जुओ फैन ने ठंडी मुस्कान दी। सीनियर, मैं सहायता मांगने आया हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप हद पार कर दें। मैंने सुना है कि जब कोई किसी से मदद मांगता है तो उसे अपमानित नहीं किया जाता, बल्कि कीमत तय की जाती है। मैंने आपको शिष्टाचारवश माफ़ी दी, अगर आप उसे भी गंभीरता से ले रहे हैं तो मुझे लगता है ये गलत होगा। हाँ, मुझे सिर्फ यंग सांजी को बचाना है, मेरे लिए नहीं बल्कि एक फेलो सेक्रेड बीस्ट के लिए। और मुझे याद है, आपको तो एक अरे बनाना था हेवनली सॉवरेन के खिलाफ, जिसमें 5 सेक्रेड बीस्ट की शक्ति चाहिए थी, है ना? कुनपेंग का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया और वो बड़बड़ाया, धत तेरी की, मदद मांगते हुए भी ऐंठ मार रहा है, ये लड़का अब तक नहीं सुधरा। ठीक है, बच्चे को अंदर ले आ, कुनपेंग झुंझलाते हुए बोला और फिर गुफा में चला गया। जुओ फैन मुस्कुराते हुए उड़कर गुफा में गया और गू सांतोंग को एक बिस्तर पर लिटा दिया। कुनपेंग ने 2 उंगलियां बच्चे की कलाई पर रखीं और चौंकते हुए बोला, इसका किलिन शील्ड टूटा हुआ क्यों है? क्विलन शील्ड? हाँ, कुनपेंग ने गंभीरता से कहा, किलिन शील्ड एक किलिन की जन्मजात रक्षा है जो उसके शरीर, मन और आत्मा से बना होता है। यही उसकी सारी शक्ति का मूल है। अगर ये टूट जाए तो वो अपनी शक्ति इकट्ठा नहीं कर सकता और कमज़ोर पड़ जाता है। इसी वजह से वो अब तक बेहोश पड़ा है। जुओ फैन का चेहरा सख्त हुआ। किलिन शील्ड की इतनी अहमियत होती है, लेकिन जब मैंने किलिन आर्म रिफाइन किया था तब भी किलिन शील्ड मिला था, पर उससे बस कुछ सुरक्षा ही मिलती थी। क्योंकि तू इंसान है, किलिन शील्ड तेरे लिए नहीं बना, तेरे लिए वो जीवन का मूल नहीं है, इसलिए उसके टूटने से फर्क नहीं पड़ता, जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन किलिन के लिए अगर किलिन शील्ड टूटा तो मतलब उसका पूरा अस्तित्व ही घायल हो गया। कुनपेंग की आंखें सिकुड़ गईं। बच्चे की यह हालत तो अजीब है। सामान्य किलिन शील्ड का घाव धीरे धीरे ठीक हो जाता, चाहे कोर कमजोर भी हो, लेकिन इसके अंदर तो मानो पूरा शरीर ही टूट गया हो। खुद को एकजुट नहीं कर पा रहा, एनर्जी लगातार बाहर जा रही है और इसीलिए बच्चा बेहोश है। अगर कुछ नहीं किया गया तो एक दिन उसकी जान भी जा सकती है। जुओ फैन अंदर से घबरा गया। इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? उससे पहले ये बता, उसे ये घाव हुआ कैसे? जुओ फैन ने भारी मन से कहा, सोरिंग सोर्ड। सोरिंग सोर्ड? बिल्कुल। जुओ फैन ने सिर हिलाया। मॉर्टल डोमेन में हेवनली सॉवरन और स्वॉर्ड सॉवरन ने 5 सेक्रेड वेपन बनाए थे सेक्रेड बीस्ट से निपटने के लिए। इनका नाम भी उन्हीं बीस्ट के नाम पर रखा गया था जिन्हें वो चोट पहुंचाते हैं। मुझे पहले ये बात पता नहीं थी, लेकिन जब 2 सेक्रेड वेपन से मुझे खुद चोट लगी तब समझ आया। ये हथियार खास बनाए गए हैं सेक्रेड बीस्ट को दबाने के लिए। मुझे वॉल्टिंग स्वॉर्ड ने डबल ड्रैगन मैनर में घायल किया था। धीरे धीरे ठीक हुआ, लेकिन सोरिंग स्वॉर्ड से लगी चोट ज्यादा गहरी थी। शायद मैं इंसान हूं इसलिए कुछ खास पिल से ठीक हो गया। लेकिन यंग सांजी, कुनपेंग ने पूछा, तुम्हारे पास कोई सेक्रेड वेपन है? हाँ, मेरे पास वॉल्टिंग स्वॉर्ड है, पर मैंने इसे बदल दिया है। इसकी स्वॉर्ड स्पिरिट अब मेरी ब्लड स्पिरिट बन गई है। कोई बात नहीं, स्पिरिट चाहे बदल जाए, लेकिन स्वॉर्ड की एनर्जी और उसकी स्किल वही रहती है। इसे निकालो और मुझ पर इस्तेमाल करो, शायद मुझे कुछ समझ आ जाए। जुओ फैन ने जैसे कहा गया वैसा ही किया और डिमोनिक स्वॉर्ड कुनपेंग की तरफ फेंका। अब इसकी शक्ति पहले से कम थी, लेकिन कुनपेंग ने परवाह नहीं की।
उसने अपनी हथेली से इसे रोकने की कोशिश की, जिसमें एज़ोर फ्लेम की एक दीवार खड़ी हो गई। जैसे ही तलवार उस दीवार से टकराई, वो अचानक चमकी और सीधा कुनपेंग की तरफ बढ़ी। कुनपेंग चौंक गया कि वॉल्टिंग स्वॉर्ड ने उसकी एज़ोर फ्लेम को पार कर लिया। हालांकि उसने अब तक पूरी ताकत नहीं दिखाई थी। इस बार उसने थोड़ी और शक्ति लगाई और तलवार को पीछे धकेल दिया, जो जाकर वापस जुओ फैन के शरीर में घुस गई। जुओ फैन कांप उठा और खून थूकते हुए बोला, सीनियर कुनपेंग, ये तो सिर्फ टेस्ट था, इतना सीरियस क्यों हो गए? कुनपेंग ने भौहें सिकोड़ लीं और बोला, मैं मजबूर था, सेक्रेड वेपन और हम एक दूसरे को दबाते हैं। अब मुझे समझ आया बच्चा इतना घायल क्यों है, ये तलवारें हमारे लिए जानलेवा हैं। जुओ फैन चौंका, क्या मतलब? बेटा तो जानता है ना कि ये दुनिया यिन और यांग से बनी है, हर चीज़ का कोई ना कोई काउंटर होता है। लेकिन ये जो म्यूचुअल सप्रेशन है, ये सिर्फ 5 एलिमेंट्स के बीच होती है। कुनपेंग गंभीर हो गया, जैसे पानी और आग एक दूसरे को काटते हैं। ज्यादा पानी आग बुझा देता है, ज्यादा आग पानी को भाप बना देती है। दोनों साथ नहीं रह सकते। सेक्रेड बीस्ट और सेक्रेड वेपन भी ऐसे ही हैं। जब दोनों आमने सामने होते हैं तो जिंदा वही रहता है जो ज्यादा ताकतवर हो, या तो बीस्ट या फिर वेपन। यंग सांजी की हालत इसलिए है क्योंकि उसके सामने वो आर्ट इस्तेमाल की गई जो उसकी कमजोरी थी। हाँ, उस लड़के ने सोरिंग स्वॉर्ड आर्ट सीखा है। कुनपेंग ने सिर झुकाया, यिन यांग सिर्फ यिन यांग से ही तोड़ा जा सकता है। जब दो विपरीत शक्तियां टकराती हैं तो कोई तीसरी चीज बीच में नहीं आ सकती। अगर बच्चा और ताकतवर होता तो शायद खुद को बचा लेता, लेकिन वो अभी छोटा है। और मैं तो ऑल बीस्ट माउंटेन रेंज से कभी बाहर गया ही नहीं, इसलिए सेक्रेड वेपन भी मेरी शक्ति नहीं खींच पाया। नहीं तो यहाँ की बैरियर के बिना मैं भी खत्म हो गया होता। हेवनली सॉवरेन और स्वॉर्ड सॉवरेन ने सच में बड़ी निर्दयी योजना बनाई थी। ये 5 भयंकर हथियार बनाकर हमारे खिलाफ छोड़ दिए। तो क्या कोई तरीका नहीं है? सीनियर कुनपेंग, आप भी कुछ नहीं कर सकते? मैंने कहा ना, ये शक्ति एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं, कोई दखल नहीं दे सकता सिवाय। कुनपेंग ने लंबी सांस ली और बड़बड़ाया, छोड़ो, वो बूढ़ा पता नहीं कहाँ सो रहा होगा, इतनी जल्दी कहाँ मिलेगा। जुओ फैन ने उम्मीद की एक डोर पकड़ ली और पूछा, सीनियर, आप किसकी बात कर रहे हैं? क्या वो यंग सैंजी को बचा सकता है? हाँ, 5 सेक्रेड बीस्ट में से एक है, हेवन सीलिंग सीईओ, जो दुनिया की सबसे पुरानी सीलिंग आर्ट्स में माहिर है। कुनपेंग की आंखों में चमक आ गई। वो बूढ़ा सील इतनी गहरी बना देता है कि पूरी दुनिया को बांध सकता है। एलिमेंट्स को रोकना तो उसके लिए कुछ नहीं। 10 सॉवरेन के समय में भी उससे डरते थे, क्योंकि उसके सील्स किसी की भी शक्ति को बांध सकते थे और कभी न खुलने वाला जाल बना सकते थे। यहाँ तक कि हेवनली सॉवरेन भी उसके सामने फंस गया था, भले ही बाद में निकल गया हो। इससे उसकी ताकत का अंदाजा लगाओ। अब अगर वो यंग सांजी के टूटे किलिन शील्ड में 2 विपरीत शक्तियों के बीच बैरियर डाल दे तो वो खुद ही धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जुओ फान का चेहरा हमेशा की तरह गंभीर था। हेवन सीलिंग सीआओ, मतलब क्या वही एक है पूरी दुनिया में जो छोटे सांजी को ठीक कर सकता है? हाँ, लेकिन मुश्किल यह है कि मुझे भी नहीं पता वो है कहाँ, कुनपेंग ने लंबी सांस लेते हुए कहा। जुओ फान की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से एक छोटा सा घड़ा निकाला और थोड़ी घबराई हुई आवाज में कहा, सीनियर, आपने कहा था कि सिर्फ हेवन सीलिंग सीईओ ही सांजी को बचा सकता है, लेकिन वापसी में मुझे एक साधारण चीज मिली, नॉर्थ सी जेल। इससे बहुत मदद मिली थी। क्या सीनियर इसके बारे में कुछ जानते हैं? नॉर्थ सी जेल? पहली बार सुन रहा हूं। कुनपेंग ने घड़ा लेकर उसमें से सूंघा और कहा, छोटे सांजी का जख्म। सीधे कहें तो जो भीषण युद्ध हमारे और हेवनली सॉवरेन के बीच हुआ, वो किसी भी साधारण नश्वर चीज से ठीक नहीं हो सकता, चाहे वो कितनी भी खास क्यों न हो। कुनपेंग अचानक चौंक गया। ये खुशबू? क्या हुआ सीनियर? बिल्कुल। कुनपेंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और घड़ा वापस थमाते हुए हंसकर कहा, बच्चे, तुमने इसका नाम क्या बताया था और ये तुम्हें कहाँ से मिला? जुओ फान थोड़ा उलझा हुआ सा घड़े को देखता रहा, फिर बोला, सीनियर, मैं रास्ते में एक आदमी से मिला जिसने इस चीज से छोटे सांजी की जान बचाई थी। उसने इसे नॉर्थ सी जेल कहा और बताया कि ये बहुत कीमती है। मैंने इसके लिए 20 मिलियन सीक्रेट स्टोन्स दिए, फिर भी लगता है मुझे सस्ते में मिल गया। कुनपेंग ने उसकी ओर मजाकिया नजरों से देखा और हल्का सा मुंह चिढ़ाया। क्या हुआ सीनियर? इसमें दिक्कत क्या है? जुओ फान ने हैरानी से पूछा। कुनपेंग ने घड़े की तरफ इशारा करके घमंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम इंसान लोग तो जो भी चीज दिखने में अनोखी लगे उसे ही कीमती मान लेते हो। जुओ फान को अब भी बात समझ नहीं आई। तब कुनपेंग बोला, बच्चे, उस बूढ़े की 9 सेरेनिटी सीक्रेट रिकॉर्ड्स में न जाने कितनी दुर्लभ औषधियां होंगी, है ना? क्या ये उनमें से थी? नहीं, जुओ फान ने झेपते हुए सिर हिलाया। शायद क्योंकि ये नश्वर दुनिया की चीज है तो 9 सेरेनिटी सॉवरेन को पता नहीं होगा। बकवास, कुनपेंग ने बीच में ही डांट दिया। पुराने जमाने में कोई नश्वर दुनिया नहीं होती थी। 9 सेरेनिटीज को पता था कि ये चीज क्या है, लेकिन उसने इसे रिकॉर्ड में लिखने लायक भी नहीं समझा। तो फिर यह है क्या? हेवन सीलिंग सीईओ की फेंकी हुई चीज? कुनपेंग ने भौहें उठाते हुए ठहाका लगाया। जुओ फान ठिठक गया, फिर हकलाते हुए बोला, आपका मतलब ये चीज? अब समझ आया? किसी सेक्रेट बीस्ट का कचरा भी तुम्हें अमूल्य खजाना लगता है।
पर एक सॉवरेन के लिए तो ये बस कूड़ा है। सोचो, क्या तुम किसी महान व्यक्ति के मल का नमूना इकट्ठा करोगे बस रिसर्च के लिए? हाँ। कुनपेंग हंसता ही जा रहा था। तुम जैसे नश्वर लोग ही इसे कीमती समझते हो। 9 सेरेनिटीज को पता था इसकी उपयोगिता, लेकिन उसने जानबूझकर रिकॉर्ड में नहीं डाला ताकि लोग उसका मजाक न उड़ाएं। ज़ुओफान का चेहरा अजीब तरह से सिकुड़ गया, जैसे कोई गंदा सच उसके मुंह पे दे मारा गया हो। अब समझ में आया कि इससे छोटे सांजी को क्यों राहत मिली। आखिर वो हेवन सीलिंग सीएओ की चीज थी, चाहे वो किसी भी दिशा से आई हो, ताकत तो उसमें है ही। बिल्कुल सही। और कुनपेंग की आंखों में एक चमक सी आई। ज़ुओफान तुरंत समझ गया, मतलब वो हेवन सीलिंग सीएओ अभी नॉर्दर्न लैंड के समुद्र में है। मैं अभी निकलता हूं छोटे सांजी को लेकर। ज़ुओफान जल्दी से छोटे सांजी को उठाकर जाने ही वाला था कि ठहरो। कुनपेंग ने उसके जोश पर पानी फेर दिया। ज़ुओफान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कुनपेंग ने लंबी सांस ली। नॉर्दर्न लैंड यहां से बहुत दूर है और वहां पहुंचने के बाद भी उस बूढ़े की सही जगह ढूंढना और भी समय लेगा। और इस समय सबसे जरूरी बात है माइनस छोटे सांजी की हालत हर दिन बिगड़ रही है। हर पल उसके लिए जानलेवा हो सकता है। सीनियर का मतलब? कुनपेंग की हथेली में एक नीली ज्वाला उठी। उसने दोनों हाथों से वो आग छोटे सांजी के एक्यू पॉइंट से गुजारी और फिर हथेली उसके माथे पर रख दी। वो नीली लौ छोटे सांजी के शरीर में धीरे धीरे समा गई और हल्की नीली रोशनी उसके चारों तरफ फैल गई, जैसे उसकी आत्मा को एक आवरण दे रही हो। कुनपेंग ने सांस छोड़ते हुए हाथ वापस खींचे। मैं उस बूढ़े के बराबर नहीं हूं सीलिंग में, लेकिन इतनी मदद कर सकता हूं। आग जीवन की मूल शक्ति होती है। मैंने केओस फ्लेम से एक हेवन सील बनाया है जिससे छोटे सांजी की आत्मा उसके शरीर में टिकी रहे। ये किलिंग शील्ड को ठीक तो नहीं कर पाएगा, लेकिन स्थिति और बिगड़ेगी नहीं। अब तुम्हें उस बूढ़े ड्रैगन के पास जाना होगा ताकि वो डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम से उसके शरीर की ऊर्जा को रोके। इससे तुम्हारे पास समय होगा सीएओ को ढूंढने का। सीनियर खुद इसे पूरी तरह सील क्यों नहीं कर लेते? नहीं कर सकता। मेरी अजोर सोल आत्मा की रक्षा करती है, जबकि ड्रैगन शरीर को संभालेगा। जब दो शक्तियां टकरा रही हों तो हम सिर्फ अपनी अपनी सीमा तक मदद कर सकते हैं। मैंने उसकी आत्मा को बचाया और वो शरीर को संभालेगा। बस इतना ही हमारे बस में है, कुनपेंग ने विस्तार से समझाया। ज़ुओफान ने सिर हिलाया और छोटे सांजी को गले लगा लिया, लेकिन कुनपेंग ने फिर रोका। अब की बार उसके चेहरे पर शरारती हंसी थी। बच्चे, अब उसकी हालत बिगड़ेगी नहीं तो भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। 2 साल हो गए हैं तुम्हें ऑल बीस्ट माउंटेन रेंज आए हुए। बताओ जरा, क्या कुछ प्रगति हुई? 8 वर्ल्ड विंड टनल्स में से 3 को सील कर चुका हूं, ज़ुओफान ने शांत भाव से कहा। कुनपेंग ने सिर हिलाया। तेज हो तुम, पर असली मुश्किल वहां नहीं है। ढूंढना और अरे सेट करना तो आसान है, असली झंझट है रिकॉइलिंग अरे लगाना। अकेले ये सब करने में जिंदगी बीत जाएगी। ये काम पूरे दुनिया की जमीनों को जोड़कर करना होगा। क्या कोई योजना बनाई है? चिंता मत कीजिए, रास्ते में मुझे एक साथी मिला है। उनके कबीले के संबंध इतने बड़े हैं कि जल्द ही काम पूरा हो जाएगा। ज़ुओफान की आंखों में चमक थी। उसने सरीन शोर्स ट्रेडिंग की पूरी कहानी सुनाई। कुनपेंग चौंका, फिर हंस पड़ा। 3 दिन में तुमने उनका पूरा खेल खत्म कर दिया और फिर भी उन्हें अपना बनाने में कामयाब हो गए। बच्चे, गजब सौदा किया तुमने। सीनियर कुनपेंग, क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें मैंने नहीं बल्कि उन्होंने खुद को तबाह किया? मैंने तो बस प्रक्रिया को तेज कर दिया। ज़ुओफान ने आकाश की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, इस दुनिया में जीने की राह हमेशा होती है, लेकिन लोग खुद ही अपनी कब्र खोदते हैं अपने कर्मों से। कुनपेंग ने सिर हिलाया और हंसकर कहा, ज़ुओफान, इन 2 सालों में तुमने काफी कुछ सीखा है। अब तुम्हारी सोच एक सॉवरेन जैसी होती जा रही है। सॉवरेन? हाँ, कुनपेंग ने उसकी उलझन सुलझाई। लोग समझते हैं कि सॉवरेन स्टेज सिर्फ ताकत का प्रतीक है, लेकिन असली मतलब होता है इस दुनिया से जुड़ाव, उसकी गति और नियमों को समझना, वो रास्ता चुनना जो सबसे कठिन हो और अपने दिल और दिमाग को उस राह में तपाना ताकि तुम भूत भविष्य पूरी सृष्टि को अपनी मुट्ठी में पकड़ सको। तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, फिर भी तुमने व्यवहार और सोच में सॉवरेन वाला रवैया अपनाया। एक समझदार इंसान खतरे को पहचान कर उससे बचता है, लेकिन बाकी लोग तो खतरा पहचान ही नहीं पाते। पहले तुम योजना और किस्मत दोनों के सहारे अपनी राह पर चलते थे, लेकिन अब तुमने दुनिया की गति को समझ लिया है और उसका फायदा उठा लिया। जैसे सरीन शोर्स ट्रेडिंग अपनी बर्बादी की ओर जा रहा था, तुमने बस सही समय पर हस्तक्षेप करके उन्हें बचाया और अपना बना लिया। तुमने कुछ किया नहीं, बस दुनिया की धारा को समझा। यही है सॉवरेन स्टेज की असली पहचान। ज़ुओफान कुछ सोच में डूब गया। मैंने कभी इसे इस नज़र से नहीं देखा। मुझे तो बस यही लगा कि डीमन स्पिरिट स्टोन्स देकर उन्हें उलझा दूं, और जब उनका पतन शुरू हो तो सेकंड यंग मास्टर खुद ही मेरे साथ आ जाएगा। मुझे बस धैर्य रखना था। बस यही है हार्ट ऑफ अ सॉवरेन, भविष्य को देखना और किस्मत को पहचानना। तुमने उनके अंत को देखा, फिर दुनिया की दिशा के साथ बहते हुए सही वक्त चुना। असली सॉवरेन वही होता है जो शरीर से नहीं, मन से नश्वरता से ऊपर उठ जाए। कुनपेंग मुस्कराया। जब मैंने तुम्हें हेवनली सॉवरेन के बचे अवशेष ढूंढने भेजा था तो मुझे यकीन था कि तुम ये करोगे।
मुझे अंदर से लगता था ये तुम्हारा भाग्य है। हा, सही फैसला किया मैंने। अब जब तुम हमारे साथ हो ये सब जैसे पहले ही जीत चुके हैं। अब छोटे सांजी को लेकर निकलो। 3 हेडेड क्रो तुम्हारे साथ जाएगा जब तक तुम सीईओ को ढूंढ ना लो। वो तो आपका सबसे बड़ा सहायक है, क्या आप उसे मुझे दे देंगे? जुओ फान चौंका। कुनपेंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। हाँ, वो मेरी मदद करता है, लेकिन अब तुम्हें उसकी ज़रूरत मुझसे ज़्यादा है। और जब तुम उस बूढ़े से मिलोगे तब शायद लगे कि ये मदद तो कुछ भी नहीं थी। स्वॉर्ड स्टार एम्पायर की राजधानी के सबसे गहरे हिस्से में सबसे ऊंचे पहाड़ पर एक भव्य महल खड़ा था। उसकी बनावट तो बहुत शानदार थी, लेकिन ऊपर लगातार गरजते बादल और गाढ़ी बिजली की मार ने उसकी रौनक पर जैसे ग्रहण लगा दिया था। हर बिजली की चमक में सब कुछ तबाह कर देने की ताकत थी। मगर महल ऐसा था कि बिजली चाहे उसके पास गिरे या सीधे उस पर, वो सब कुछ अपने अंदर समा लेता। न एक घास का तिनका जलता, न कोई नुकसान होता। लेकिन फूलों से लेकर पेड़ों तक में बिजली की चरचराहट की आवाज़ साफ आती थी, मानो सबके अंदर करंट भरा हो। महल की सबसे ऊंची जगह पर, जहां बिजली लगातार चारों ओर गूंज रही थी, 3 सुनहरे और तेज शब्द चमक रहे थे। थंडर पवेलियन। इनविंसिबल स्वॉर्ड अभी अभी अपने एकांत साधना से निकले हैं और उन्होंने 9 स्वॉर्ड किंग्स को बुलाया भी, लेकिन उसके बाद वो सीधा थंडर पवेलियन पहुंच गए अपनी तलवार की कला को तराशने। अब ये कैसी सोच है? पवेलियन के बाहर खड़े सैकड़ों पहरेदार बिल्कुल सधे खड़े थे। ये सबके सब पीक जेनेसिस लेवल के कल्टीवेटर थे, लेकिन सबसे खास बात थी उनकी संख्या 100 से भी ज्यादा। शांगवान फ्यून पवेलियन के बाहर चक्कर काटते हुए बड़बड़ा रहा था। अगर उस बूढ़े ने कोई जरूरी बात न रखी होती तो मैं अब तक यहां से जा चुका होता। ये पहरेदारों जैसे बेवकूफ़ों की तरह स्टिफ खड़े रहने का मुझे शौक नहीं। बगल में खड़े डैनकिंग शेन हंसते हुए बोले, ब्रदर फ्योन, जरा जुबान संभालो। कोई जाके गौची दे देगा तो स्वॉर्ड पैट्रियार्क खुद तुम्हें स्पार करने आ जाएगा, तब किसे दोष दोगे? हाँ, तो दे ही चुका हार, अब क्या डरना। शांगवान फेउन की भौहें फड़क उठीं, लेकिन साफ था कि डैनकिंग शेन की बात उसे लग गई थी। वो बस गुस्से में बड़बड़ा रहा था। उसी पल डैनकिंग शेन की नाक में कुछ भीनी सी महक आई। वो मुस्कुराते हुए बोले, 3200 साल पुरानी हार्मोनी हेलो की खुशबू, कमाल की वाइन है ये। हाँ, मैं जानता हूँ भाई, डैन ही ऐसा है जो मुझे अच्छे से जानता है। इतनी दूर से ही सूंघ लिया। फुर। एक बूढ़ा आदमी सफ़ेद दाढ़ी और कम बालों वाले सिर के साथ उनके सामने प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक वाइन की बोतल थी जिससे महक आ रही थी। डैनकिंग शेन मुस्कुराया, वाइन स्वॉर्ड इमॉर्टल, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे? कहाँ घूम आए बस वाइन के चक्कर में। एक बोतल मेरे लिए भी है क्या? ही। अरे भाई डैन, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन इस बार कुछ लाया नहीं हूँ तुम्हारे लिए। सब कुछ खुद ही पी जाओगे, डैनकिंग शेन ने हंसते हुए कहा। वाइन स्वॉर्ड इमॉर्टल ने हाथ हिलाकर कहा, भाई डैन, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा। इतनी उम्दा वाइन है कि मुझे खुद के लिए ही पूरी नहीं पड़ रही, तो तुम्हें कैसे दूं? तुम हर बार यही कहते हो। तुम्हारे लिए तो लगता है दुनिया की सारी वाइन भी कम है। शांगवान फेउन ने चुटकी ली। डैनकिंग शेन ने बस मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन वाइन स्वॉर्ड इमॉर्टल थोड़ा नर्वस हो गया। शांगवान फेउन, बातें मत बिगाड़ो। मैं सही में एक शराबी हूं, लेकिन भाई डैन के साथ मेरी दोस्ती सच्ची है। अगर मेरे पास दुनिया भर की वाइन भी होती तो भी एक बोतल शायद बांटता। शांगवान फेयुन ने आंखें घुमाईं। ये शराबी इतना कंजूस है कि अगर इसके पास कई बॉटल्स भी हों तो एक घूंट से ज्यादा नहीं देगा। ऐसे में इससे कुछ भी मिलने की उम्मीद करना बेकार था। डैनकिंग शेन मुस्कुराते हुए बोला, बुड्ढे, मैं जानता हूं तुम शराबी हो, पर देने का मन न भी हो तो कम से कम मेरी इज्जत तो कर लो सामने सबके। बस एक बोतल, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं हूं? नहीं भाई डैन, बात वो नहीं है। मुझे डर था कि तुम सीरियस होकर सच में मांग ही लोगे। वाइन स्वॉर्ड इमॉर्टल हमेशा किसी बोतल या पिपे में ही घुसा रहता था, लेकिन 9 स्वॉर्ड किंग्स में वो सबसे सीधा और ईमानदार था, जो मन में होता कह देता। भाई डैन की छेड़छाड़ से वो नर्वस हो गया। मैं सच बताता हूँ, ये हार्मोनी हेलो की मेरी एक ही बोतल है, और वो भी सबसे तीखी। बहुत जतन से लाई है मैं। तीखी हार्मोनी हेलो, यानी साउदर्न लैंड से। डैनकिंग शेन ने आश्चर्य से पूछा, मुरोंग ली के पास गए थे तुम वाइन के लिए? तभी तो ऐसी तेज खुशबू आ रही है। साउदर्न लैंड का मौसम बहुत गर्म होता है, वहाँ की वाइन बहुत तीखी होती है। मुरोंग क्लैन की वाइन तो सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन अगर बेली जिंगवेई को पता चला कि एक स्वॉर्ड किंग दुश्मन से वाइन खरीद रहा था तो तुम्हारा काम तमाम समझो। शांगवान फेउन ने मजाकिया लहजे में धमकी दी। वाइन स्वॉर्ड इमॉर्टल घबरा गया। धीरे बोलो, उस मोटे की निगाहें पहले ही मुझ पर हैं। अगर उसे कुछ पता चला तो उसी जगह बंद कर देगा मुझे। अच्छे भाई राज रखते हैं, मुझे भेड़ियों के आगे मत फेंको। आधा तू रख, आधा हमें दे, दोनों ने एक साथ कहा और बोतल की ओर हाथ बढ़ा दिया। वाइन स्वॉर्ड इमॉर्टल का चेहरा दुख से भर गया। बोतल को देखता रहा जैसे कोई खजाना हो। कुछ और मांग लो, ये मेरी एक ही बोतल है। तुम लोग तो बड़े निर्दयी हो, आधा ही छीन रहे हो। हम ऐसे ही हैं, ही। दोनों ने आंखें नचाईं और हंसे।
वाइन स्वॉर्ड इमॉर्टल जैसे खुद को लुटा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन तभी जीने की टुनटुनाहट गूंजी और एक आवाज़ आई जो उससे भी ज्यादा उदास थी। स्वॉर्ड किंग्स, एक बुजुर्ग और सीधे आदमी को मत सताओ। वो जान जोखिम में डालकर साउदर्न लैंड गया था। हम लोग बाहरी हैं, फिर भी एक दूसरे को ही निशाना बनाते हैं। कितनी छोटी बात है ये। सब चौंक कर मुड़े और देखा, कोने में एक गंभीर सा आदमी जीने बजा रहा था। होठों पर हौले से मुस्कान थी। जिधर स्वॉर्ड किंग लियू मोबाई, तुम भी आ गए। वाइन स्वॉर्ड इमॉर्टल खुशी से उछल पड़ा। तुम अच्छे आदमी हो, मुझे इन दोनों के चंगुल से बचा लिया। मुझे सबसे नफरत है जो किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। लियू मोबाई मुस्कुराया और जीने बजाते हुए बोला, वाइन स्वॉर्ड इमॉर्टल, तुम उसे ब्लैकमेल कहते हो? अरे वो तो मजाक था, जैसे अभी मैंने किया। सच में? शांगवान फ्यून ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, 9 स्वॉर्ड किंग्स अलग अलग जगहों से आए हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बैली हम सबको एक जैसा मानता है। फिर तुम हमें आउटसाइडर कहकर फूट डालने की कोशिश क्यों कर रहे हो? लियू मोबाई की उंगलियों से जीने में अजीब सी ट्यून निकली और वो रुक गया। फिर उसने उनकी ओर देखा। मैं सिर्फ सच्चाई बोल रहा हूं। 9 स्वॉर्ड किंग्स में 5 बैली क्लैन के हैं और हम 4 अकेले हैं। बताओ, अगर कोई बड़ा ऑपरेशन होता है तो क्या वो 5 हमारी मेहनत का हिस्सा नहीं छीन लेंगे? प्राइम मिनिस्टर हम सबको मानता है, लेकिन हमारा लेवल अलग अलग है। वो एक ग्रुप है, हम अकेले। मुझे जीने से प्यार है, स्वॉर्ड इमॉर्टल को वाइन से, ओल्ड डैन को पेंटिंग से, लेकिन ब्रदर फ्यून? हाँ। सभी की भौहें सिकुड़ गईं और चेहरा गंभीर हो गया। लियू मोबाई ने वो कह दिया जो सब दिल में जानते थे। बैली के लोग बाहरी किसी को नहीं अपनाते। हम 4 स्वॉर्ड किंग्स भर्ती किए गए थे, इसलिए हमें मिलने वाला हिस्सा भी अलग होता था, यानी 5 बनाम 1। जब हालात बिगड़ेंगे तब हम हरे खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि आपस में भी कोई भरोसा नहीं। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। मन में कोई योजना बनने लगी। जिथर स्वॉर्ड किंग, क्या तुम बाकी तीनों को बैली क्लैन के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हो? गरज। एक भारी और गूंजदार आवाज के साथ एक विशालकाय आदमी प्रकट हुआ। उसकी आंखों में बिजली कौंध रही थी। उसकी ताकत हवा को कांपाने लगी। लियू मोबाई ने आंखें नचाईं और मुस्कुराया, थंडर स्वॉर्ड किंग बैली यूलेई, क्या तुम्हें मेरी बात से आपत्ति है? बात करने की जरूरत ही नहीं। बैली यूलेई ने तिरस्कार से कहा, दुनिया में सिर्फ हमारा क्लैन ही सबसे ऊपर है। वही आखिरी फैसला करता है। तुम्हें स्वॉर्ड किंग की उपाधि दी भी इसलिए ताकि तुम हमारे घर की रक्षा करो। सच कहूं तो तुम लोग सिर्फ थोड़े बेहतर गार्ड हो। अगर हमारे क्लैन से टकराव हुआ भी तो तुम्हें पीछे हटना ही पड़ेगा, है ना? बाकी सबके चेहरे सख्त और गहरे हो गए। वाइन स्वॉर्ड इमॉर्टल, जो कभी इन बातों में नहीं पड़ता था, अब फट पड़ा। मतलब, अगर मुझे कोई बेहतरीन वाइन पसंद आ जाए और किसी बैली को भी वही चाहिए तो किसकी चलेगी? जो राज करता है उसी की। बैली यूलेई गर्जा। वाइन स्वॉर्ड इमॉर्टल गुस्से में भड़क गया। मेरी जिंदगी ही वाइन है। तो फिर वाइन स्वॉर्ड इमॉर्टल, कृपया उसे अपनी जिंदगी से हटा दो। तूने क्या कहा? धड़ाम। एक जबरदस्त ताकत का विस्फोट हुआ और वाइन स्वॉर्ड इमॉर्टल गरज उठा। बैली यूलेई की ठंडी मुस्कान के सामने डटकर खड़ा हो गया। लियू मोबाई ने वाइन स्वॉर्ड इमॉर्टल का साथ दिया। अचानक 2 और स्वॉर्ड किंग्स की शक्ति भड़की और उन्होंने बैली यूलेई को पीछे धकेल दिया, लेकिन तभी 4 और आकृतियां आसमान से उतरीं। थंडर पवेलियन के सामने 9 स्वॉर्ड किंग्स इकट्ठा हो गए। गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।